आकांक्षा पेशे से फैशन डिज़ाइनर थी। जब उसे मुंबई जाने का मौका मिला एक बुटीक के लिए काम करने, तो दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लेने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरी में 2 बेडरूम का फ्लैट भी उसे बहुत ही आराम से मिल गया। फ्लैट उसने सेमी फर्निश्ड ही लिया था, क्योंकि उसका अपना भी काफ़ी सामान था, जो पैकर्स ने उसके पहुंचने के 4 घंटे बाद ही पहुंचा दिया था। पूरा दिन तो सामान को अनपैक करने में ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी का सामान उसने अनपैक कर लिया और फिर दूसरे कमरे में सोने चली गई। दिन भर थके होने की वजह से अभी आकांक्षा की आंख लगी ही थी कि उसने एक आवाज़ सुनी, जो उस कमरे से आ रही थी जहां अनपैक्ड सामान रखा था। आकांक्षा जब दबे पांव कमरे में पहुंची, तो उस वक्त भी उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कमरे की लाइट जैसे ही जलाई, उस आवाज़ का आना बंद हो गया। आकांक्षा को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम था, इसलिए उसने कमरे की लाइट दोबारा बंद कर दी। पर जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, वो आवाज़ दोबारा से उसके कानों में गूंजने लगी। उस वक्त आकांक्षा को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। आकांक्षा ने कमरे की लाइट दोबारा जलाई और अपनी नज़र कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। फिर अचानक न जाने उसको क्या सूझी कि उसने सामान के सारे बबल रैप्स निकाल के कमरे के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए। कमरे की लाइट ऑफ करने जब वो दोबारा गई, तो उसने ज़मीन पर 2 परछाइयाँ देखी, जिनमें से एक परछाई चलते हुए कमरे से बाहर चली गई।
अब डोरबेल के साथ साथ जोर जोर से किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ भी आकांक्षा के कानों में गूंज रही थी। पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब हटा जब उसके पॉकेट में रखा फ़ोन अचानक बजने लगा। फ़ोन आकांक्षा की माँ का था। आकांक्षा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, डोरबेल की आवाज़ और दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। और उसे वॉश बेसिन के अंदर धकेल रहा है और वो वॉश बेसिन की तरफ झुकती जा रही है। आकांक्षा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से वो वापस पीछे उठने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी।
ये सुनते ही आकांक्षा के डैड ने एकदम चीखते हुए गुस्से से आकांक्षा को कहा, आकांक्षा, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। हाँ, ये अच्छा है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ख्यालों में, मगर इस तरह एक मरे हुए इंसान को हकीकत का नाम देना तुम्हें पागल कर देगा। ये तुम्हारी बीमारी बनता जा रहा है। मैं हर दिन तुम्हें इस तरह पागलों की तरह नहीं समझा सकता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, मान लो ये बात। आकांक्षा ने रोते रोते फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी रिसीव्ड कॉल्स की लिस्ट चेक की तो उसमें माँ का कोई नंबर ही नहीं था। अपनी इन्हीं उलझनों में आकांक्षा मज़ीद उलझती चली जा रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था ये समझने की कोशिश करने लगी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। पूरे कमरे में दोबारा एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जो आकांक्षा अपने कानों में साफ साफ सुन पा रही थी। ये आवाज़ उसके फ्लैट के सेकंड बेडरूम से आ रही थी। आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आकांक्षा ने हिम्मत की और उठ के दूसरे कमरे की तरफ गई। आकांक्षा ने डरते डरते कमरे की लाइट जलाई तो आवाज़ तो बंद हो गई, पर उसकी नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो उसने ज़मीन पर दो परछाइयाँ देखी। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और अभी उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया ही था कि पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बज उठा। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और उसके बाद जाकर उसकी माँ से उसकी बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुनकर माँ ने कहा कि आकांक्षा, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आकांक्षा की ये हालत या तो उसकी बीमारी थी या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था, क्योंकि उसकी माँ की बात उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता। इंसान का दिमाग वही सच मानता है जिसको वो खुद सच मानना चाहता है।